तो स्टूडेंट्स, हम अपना आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक ही मान लो इसे। 3 फेजेज ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। इससे पहले मैं इस यूनिट में 3 आपको ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी करा चुका हूँ। पहले सुल्टज की, फिर आपका ये मैलर आया था, फिर ये आपका हियातनाम रतनम आया था। ये 3 थ्योरीज हम कर चुके थे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में कैसा हुआ है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इन्होंने लिखा है agriculture sector in India has moved from a traditional agriculture in the 1950s to the modern technologically dynamic high capital intensive agriculture in which along with food and non-food crops horticulture and other allied activities have also expanded। कि 1950 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम इंडिया की जो कृषि थी वो क्या थी, परंपरागत थी। ठीक है, परंपरागत मीन्स सारा काम हाथ से होता था, मैनुअल होता था, मशीनरी का यूज ना के बराबर था, टेक्नोलॉजी काफ़ी पुअर थी, इसलिए प्रोडक्शन भी काफ़ी कम होता था। प्रोडक्शन कम होता था तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थे ऐसे इफेक्टेड नहीं होते थे, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता था, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर पाते थे ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। उस टाइम की ये थी इमेज 1950 की, जब हम आज़ाद हुए काफ़ी हमारी एग्रीकल्चर पिछड़ी हुई थी और ट्रेडिशनल भी थी। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर हुई है 2020 तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। और इससे क्या हुआ है, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। पहले जो खेती की जाती थी वो सिर्फ गुजर बसर करने के लिए की जाती थी, खेती इसलिए की जाती थी ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन अब जो खेती की जाती है दैट हैज बिकम ए बिजनेस फॉर ऑल। अब एक बिजनेस बन चुका है, खुद के लिए तो गुजारा है ही है, लेकिन अब वो इनकम का जरिया भी बन चुका है। बहुत सारी फसलें ऐसी है जो कमर्शियल है, जैसे आपका मक्का है वो आपके पास पॉपकॉर्न बन के आता है, जो आपका गन्ना है जिसको आप ये पीते हो। जस्ट अ मिनट, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ 2 to 5। हाँ, 1 बजे के आसपास आऊँगा क्लास फ्री होने के बाद। बताओ, कुछ अर्जेंट है तो। हाँ, CL, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा
कोई नहीं, वो तो मैं वैसे साइन कर आया हूँ, अगर ज़्यादा बात चलेगी तो कोई नहीं, देख लेंगे हम। हाँ हाँ, कल मैंने बात की थी मैम, उसका भी कराया था, उसका भी मैं कराया था। हाँ, मैंने मैम को बता दिया था मेडिकल वाला इशू थोड़ा सा, मैंने कहा था मैम कुछ देर के लिए मैं आया था और मैं चला गया था, मतलब थोड़ा मेडिकल वाला मैंने बता दिया था उनको। हाँ हाँ, मैंने फिर उनको कहा, मैंने अपने बेटे की फोटो भी दिखाई दी, अभी वो था ना उस टाइम हॉस्पिटल में। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा हैंडल, उनको ही पता है इस बात का। हाँ हाँ, अभी 7:30 ही रहने दो। ये क्या मांग गया क्या अभी, आप सेंटी के टाइम पे भेजोगे? हाँ हाँ, आप रिकॉर्ड रख लो। हाँ हाँ, सोशियल तो आप तभी मान लो जब मैं आपको लीव परफॉर्मा दूँ मैम के साइन करा के। हाँ कोई नहीं, उसके तो लगा लेना, मतलब जिसकी मैंने सीएल दी होगी ना, बस आप उसको ही काउंट करना। हाँ, पता है मैम बात क्या है, दिसंबर तक मैं टोटल 5 ले सकता हूँ उसके, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले सकता हूँ मैं छुट्टी इस सेमेस्टर में। तो अभी तो अपनी 3.5 या 4.5 ही हुई है, जो भी हुई है। हाँ, अभी तो 6.5 बची हुई है। हाँ जी हाँ जी, 5 इस सेमेस्टर में। हाँ जी हाँ जी मैम, सही कह रहे हो मैम। हाँ हाँ, 7.5 दिखा दो। एक छुट्टी मैंने मैम से पूछ के ली थी, 1 दिसंबर। हाँ, 6.5 दिखा दो आप। हाँ, आप बस उन्हीं को छुट्टी मानना जिसके लिए मैं वो लीव परफॉर्मा दे के जाऊंगा ना जब भी, उसके हिसाब से ही काम। हाँ, तभी वो छुट्टी मानी जाएगी। हम्म हम्म, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, अभी आप 6:30 कर दो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी मैम, ठीक कह रहे हो मैम। ठीक है मैम, मेरे पास तो भंडारी सर का ही फ़ोन आया था पेमेंट के लिए, क्या बोलूँ मैंने फ़ोन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। तो बीच में कॉल आ गई थी स्टूडेंट, तो अब मैं वो चीज़ कह रहा था कि जो इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी हम बात कर रहे थे, कि 3 फेज आए हैं इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन के। ये 3 फेज या 3 चरण ऐसे हैं जिनसे हमारे जो परंपरागत खेती थी वो बन गई मॉडर्न खेती, कह सकते हैं इसको, आधुनिक खेती हमारी बन गई। So a study of the economic framework within which traditionally low productivity agriculture is transformed into high productivity modern agriculture is important in policy formulation and planning for growth. हम फर्स्ट फेज में चलते हैं सीधा। फेज 1, ये 1950 की बात है, जब हमें फ्रीडम मिली थी, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। ये उस फेज की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की। दिस इज ए टेक्नोलॉजिकली स्टैग्नेंट फेज इन विच ए लार्जर फार्म प्रोडक्शन becomes generally possible only through increased application of all three traditional inputs, which land, labor, and capital. The rate of increase of output is normally smaller than the rate of increase in inputs, revealing diminishing productivity of inputs even at a low yields. Even if some elements of dynamic agriculture like application of fertilizer, improved seeds, and land reforms are introduced, the increase in productivity is smaller. तो जो इसमें जो मेन बात है वो यही है, जो हमारी परंपरागत खेती थी उसके कुछ हमने टाइम पीरियड बांट लिए हैं। तो पहला जो पीरियड था हमारा 1951 से लेके 61 तक का, 10 साल की बात करते हैं। द पीरियड लास्टेड ओवर द फर्स्ट डिकेड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, स्प्रेड ओवर द पीरियड कवर्ड बाय द फर्स्ट
and second 5-year plans. The primary characteristics of this period was that production of agriculture crops consistently maintaining an upward trend except for small dips in 2 years, 1957, 58 and 1959 to 60. The index number of production of all crops went up from 45.6 in 1951 to 66. और ये कह रहा है कि एक मामूली सी ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे जो फसलें उगाई गई थी वो कमर्शियल नहीं थी, वो फूड क्रॉप थी। फूड क्रॉप जैसे आपका गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये फसलें उस टाइम पे हुई थी। और इनमें जो है 10 सालों में एक मामूली सा इंक्रीज हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। और वो इंक्रीज भी इसलिए हुआ था जो हमारी फर्स्ट 5 प्लान था 1951 से लेके 56 तक का, उसमें जो था एग्रीकल्चर पे फोकस था, स्पेशल उस पर फोकस डाला गया था। फिर उसके बाद आता है सेकंड सब पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड 1960 61 to 66 to 67, production either declined or remained stagnant in the case of a number of major crops, especially food grains, as can be seen table 13.1। जो दूसरा पीरियड था 1961 से लेकर 67 तक का, उसमें जो था या तो प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो स्टेगनेंट रहा, या वो थोड़ा कम हुआ है। जो आपकी अनाज वाली फसलें थी खास करके उसमें। अब जैसे 63 में आप आउटपुट देखिए, 64 में फिर कम, 65 में फिर ज्यादा, 66 में फिर डाउन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ज्यादा इसमें चेंज नहीं आया है। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज की बात। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि 66 के बाद जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसका काफी असर पड़ा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। मैं आज भी यही मानता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में। तो ये हमारा पहला फेज था जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मामूली सी ग्रोथ हुई थी, ट्रेडिशनल रही एग्रीकल्चर, मॉडर्न नहीं हो पाई। ये फर्स्ट फेज की बात होती है। फिर है फेज सेकंड, टेक्नोलॉजिकली डायनामिक एग्रीकल्चर with low capital intensity. The Indian agriculture entered the next phase after 1960s. This is described as phase 2, market for technologically dynamic agriculture with low capital intensity. This is the beginning of the process of transformation from traditional agriculture to modernization. In this phase, agriculture still represents a large portion of the total economy. तो ये सेकंड फेज से आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें काफी चेंज आया। और आप यहाँ से कह सकते हो कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी यूज की जाने लगी, फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो देश की जीडीपी थी उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बट पॉपुलेशन एंड इनकम वुड बी राइजिंग, इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स व्हाइल द साइज ऑफ द एवरेज होल्डिंग वुड बी कमिंग डाउन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आबादी भी साथ साथ में बढ़ रही थी, ठीक है, और लोगों की इनकम भी साथ में बढ़ रही थी। अब जब ये दोनों चीज बढ़ती है तो अनाज के लिए डिमांड भी बढ़ रही थी, ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा अनाज चाहिए लोगों को। लेकिन दिक्कत यह थी जो खेतों का आकार था वो छोटा होता जा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पहले जैसे 2 एकड़ जमीन थी, 2 बेटे हुए वो 1 1 एकड़ में बढ़ गई, फिर 2 बेटे हुए वो हाफ हाफ एकड़ में डिवाइड होगी। तो ऐसे ऐसे करके जो खेतों का साइज था या कहीं जमीन का बंटवारा था वो होता चला गया, जिससे प्रोडक्टिविटी लो होती गई। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और मशीनरी की अभी भी कमी थी, मशीन इतना ज्यादा हो नहीं पाई थी। द फार्म सेक्टर टेंड टू यूज मोर लेबर देन द कैपिटल, सिंस लेबर ओन्ड और हायर्ड वुड बी स्टिल रिलेटिवली चीपर देन मशीन। क्योंकि मशीन का यूज इसलिए भी ज्यादा नहीं हो पा रहा था क्योंकि लेबर काफी सस्ती थी। अगर आप कंबाइन से खेत कटवाते उस टाइम पे तो काफी महंगा पड़ता था, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। और जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टार्टिंग में काफी महंगी होती है, बाद में उसमें कुछ कंपटीशन आ जाए, कॉम्पिटिटर्स आ जाए तो वो सस्ती हो जाती है। The distinguished feature of phase 2 is the application of science and technology evolved by research institutions in a progressively large measures. This increased the productivity of farms when small capital additions are made in the form of improved seed. उसके बाद जो है हाई यील्ड सेट आपके सीड्स आने स्टार्ट हुए। पहले आपके पास सिर्फ जैसे मोटा राइस होता था, लेकिन फिर उन्होंने बाहर से मंगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे बासमती, सरबती, मुच्छर, कई टाइप की वेराइटी आना स्टार्ट होगी राइस में। तो इस तरह की जब ये धीरे धीरे चीजें, बीजों की क्वालिटी बढ़ी और हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया तो काफी ज्यादा फिर हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और उसके बाद हमने पेस्टिसाइड भी यूज किए और भी सारी चीजें यूज की, इससे जो है ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा। अगर आप ये टेबल देखो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, अगर आप इसमें ट्रेंड देखोगे
ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 60 में देखो ये 82 था, 71 में 108 हुआ, 80 में 129 हुआ और 99 में 1990 में 176 हुआ। तो जो हमारे अनाज थे तो डेफिनेटली उनमें इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा देखो ये यहाँ पे इंक्रीज शो कर रहा है, ये ट्रेंड शो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जब हमारे तिलहन थे, जैसे आपका तिल है, सूरजमुखी है, इसमें हमने बहुत ज्यादा तो नहीं की है प्रोग्रेस, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहा है। 60 में 7 था, 70 में 9.6 था, 80 में 9.4 था और 19 में 18.6 था। उसके बाद फिर गन्ने की बात आती है, शुगर केन की, जो काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है और कमर्शियल क्रॉप इसको हम कहते हैं। तो ये 60 में था 110, फिर ये अपना 70 में बढ़ के हुआ 126, 80 में ये हमारा हुआ 154 और 19 हुआ 241। तो इसका भी जो था ट्रेंड पॉजिटिव था। फिर हम करते हैं कपास की बात। कॉटन काफी कम था इसमें, वैसे प्रोडक्शन हमारे पास 5.6 था, फिर उसके बाद ये घट गया 70 में 4.8 रहा, फिर ये 7 हुआ, फिर ये 9.8 हुआ। तो इंक्रीज हुआ लेकिन मामूली सा हुआ, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें हमें नहीं देखने पड़ा। फिर जूट की बात करें तो 5.3, फिर 6.2, उसके बाद 6.5, 7.9। तो इसमें भी काफी ज्यादा नहीं था इम्प्रूवमेंट। अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने ये कहा इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी एट्रीब्यूटेड, कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसके रीजन क्या हो सकते थे। तो इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि भाई अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो आपके पास लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, जैसे पहले जहाँ पे जंगल होते थे जंगल नहीं है, डिफोरेस्टेशन किया गया, जंगलों को काटा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन खाली हो, वहाँ पे खेती की जा सके। दूसरी चीज है टू एन इम्प्रूवमेंट इन यील्ड पर एक्टर, कि इसमें जो है आप जो है अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह यूज करके उसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो। टू बोथ एन इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड इम्प्रूव इन यील्ड पर हेक्टर, या इन दोनों स्टेप को आप एक साथ भी कर सकते हो कि आपने कुछ खाली जमीन पे नई जमीन पे खेती करना स्टार्ट किया, वहां पे हाई क्वालिटी के बीज भी करना स्टार्ट किया। During this phase of transformation, significant contribution to improved agriculture output was achieved by the way of improvement in agricultural productivity with little change in area under cultivation. Index number of area under cultivation changed marginally from 96.3 to 70,105. तो यही था जी हमारा फेज जहाँ से स्टार्ट हुआ, आप ये देख रहे हो काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ। ऑन द हैंड द इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 85.9 72 148। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारी खासकर अनाज वाली फसलें थी उनमें काफी ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। फिर है आपका फेज 3 टेक्नोलॉजिकली डायनेमिक एग्रीकल्चर विद हाई कैपिटल intensity. As phase 11 advances, as phase 2 advances, more and more innovation giving small returns singly, but large returns jointly would be accepted, leading to a higher productivity. In order to expedite progress, there should be an extensive utilization of available abundant factor. At the same time, relatively scarce infrastructure facilitate like research, extension, मार्केटिंग। अब इस थर्ड फेज में जो है मार्केटिंग ने काफी अच्छा काम किया। पहले जो है मंडियों तक पहुंचना आसान नहीं होता था, उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थी, प्रोडक्ट को उगा तो लेते थे लेकिन उसको सेल करने का बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्ड फेज में जिस चीज का डेवलपमेंट हुआ है वो है आपका मार्केटिंग, और काफी ज्यादा फिर किसान, अब तो आप देख ही रहे हो कि ऑनलाइन मंडियां भी खुल चुकी है जिसमें किसान अपनी फसलों को कंपेयर भी कर सकता है कि इस मंडी में ये मेरी ये फसल इस रेट बिक रही है, उसी टाइप पे दूसरी जगह पे उस मंडी में उस फसल का रेट जो है अलग देखने को मिला। तो जो थर्ड फेज रहा है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की एडवांस यूज की है। अगर अभी मैं यूएसए की और इंडिया की टेक्नोलॉजी देखूं तो सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स वर फैसिलिटेटेड इन देयर मूव टुवर्ड्स aggressive and modernization by the new policy of liberalization, privatization and globalization. जो नॉन एग्री जो आपके नॉन फार्म सेक्टर्स थे जैसे कि आपका इंडस्ट्री था या और जो दूसरे सेक्टर्स थे उन्होंने भी काफी डेवलप किया है। जो इंडस्ट्री का रोल रहा है एग्रीकल्चर में वो काफी अच्छा रहा है। अभी आप जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्ट देखते हो, सबमर्सिबल पाइप्स है, ट्रैक्टर है। हेलो,
ओके। और उसके बाद अगर बात करें कि हम कह रहे थे कि इसमें इस फेज में टेक्नोलॉजी और हमारी जो मशीनरी थी काफी ज्यादा हाई हमने स्टार्ट कर दी यूज करना। और एक और चीज थी मार्केटिंग कि अपने प्रोडक्ट को हमने सेल करना भी स्टार्ट किया। तो ये 3 फेज थे जो इंडिया में फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपने देखे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और ये आपको काफी ध्यान से पढ़ना है। तो बस ये टॉपिक इतना ही था। आपकी ये यूनिट कंप्लीट हुई है एग्रीकल्चर की, और उसके बाद एक यूनिट और रहती है, वो मैं नेक्स्ट वीक में करा दूंगा। आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो कुछ भी। रही बात आपके माइनर टेस्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे से आपके माइनर टेस्ट स्टार्ट हो जाए, और हम एक दिन में एक ही टेस्ट रखेंगे आपका, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि हम एक दिन में एक ही टेस्ट देना चाहते हैं। तो किसी की कोई और क्वेरीज हो, डाउट हो, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैं क्लास ये यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके सर।